जी। सबसे पहले तो सर आप अपनी पत्रकारिता यात्रा और यहाँ तक का आपका कैसा सफ़र रहा है, इसके बारे में बताएँ। और जो ऐसा कौन-सा ऐसा अनुभव था जो आपकी सोच और विज़न रहा कि मुझे मीडिया में जाना है या इस तरह काम करना है? स्टार्टिंग से थोड़ा-सा बताएँ। तो मेरी राजनीतिक मेरी जो पत्रकारिता की यात्रा है वो इसी बिल्डिंग से चालू हुई। मैं यहाँ पर बैठा हूँ चौथे मंजिल पे। हमारा जो दफ्तर था जहाँ पे मैं काम करता था वो अखबार बंद हो गया। उसका नाम ब्लिट्स हुआ करता था। वो बम्बई से एक साप्ताहिक निकलता था। दूसरी मंजिल पे उसका दफ्तर था और उसी से मैंने लिखना चालू करा अखबारों में। उसमें तकरीबन मैं 10 साल रहा। उसमें कई सारी चीज़ें सीखी मैंने। हिंदुस्तान का अकेला वो टैबलॉइड पेपर हुआ करता था उस ज़माने में, और काफ़ी लोग उससे डरा करते थे क्योंकि वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर अखबार था और काफ़ी दबंग पत्रकारिता करता था। तो वो 1998 तक रहा मैं। उस समय उस अखबार का मेरे ख्याल से आखिरी एम्प्लॉय रहा हूँगा। जब बंद हुआ तब मैं उसी में पत्रकार था। तो मैंने 1987 में ज्वाइन किया, 1998 तक रहा। और उस बीच में मैं ब्यूरो चीफ की हैसियत 10 साल में ब्यूरो चीफ बना और मैंने उसके काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें करी। उसमें खासकर मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कुछ प्रशस्ति हासिल करी। जी, जी। अच्छा, एक आपका प्लेटफ़ॉर्म है हार्ड न्यूज़। तो उसकी पूरी हो गई वो। हाँ, जो ब्लिट्स के बारे में कहना चाहता नहीं, तो आपसे मुझे लगा आप तो नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आपने जी, क्या जी। करा। तो ब्लिट्स में मैंने एक खोजी पत्रकारिता काफ़ी गंभीरता से करी और एक आध स्कैंडल ब्रेक करा जो कि अपने आप में काफ़ी चर्चा में रहा। उसका नाम है जैन हवाला स्कैंडल। वो उसको ब्रेक करने के बाद है ना, सरकार भी टगमगा गई थी। जो 1996 की सरकार थी नरसिम्हा राव जी की, वो गिरी तो हवाला स्कैंडल के चक्कर में गिरी थी। तो काफ़ी विदेशी अखबारों ने उसको तरजीह भी दी और कहा भी, मेरे बारे में भी लिखा काफ़ी। और उसके बाद अखबार बंद हो गया एक आध साल बाद। उसमें कारण ये था कि उसके मालिक श्री रूसी करंजिया हुआ करते थे, काफ़ी कलरफुल एडिटर हुआ करते थे। वो बीमार पड़ गए, उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी और वो कहने मतलब कि अखबार उनका ख़त्म हो गया। उसके बाद में एक एक मैगज़ीन निकलती थी हांगकांग से, टाइम मैगज़ीन ग्रुप की थी, एशिया वीक। मैं उसमें जुड़ा और उसका यहाँ इंडिया से कॉरेस्पॉन्डेंट रहा। फिर एडिटर बन गया मैं मिड डे अखबार का। दिल्ली से निकलता था डेली मिड डे, उसका एडिटर रहा। उसके बाद मैंने अपनी पत्रिका खुद चालू करी, उसका नाम था हार्ड न्यूज़। और हार्ड न्यूज़ में हार्ड न्यूज़ क्यों रखा नाम, इसलिए क्योंकि उस ज़माने में एक माहौल था सॉफ्ट न्यूज़ करने का। हर कोई चाहता था कि जितना ट्रिविया बेस्ड थर्ड पेज वाली जो खबरें होती हैं उसकी ज़्यादा अहमियत दो। और उसके रिएक्शन में मैंने ये निकाली पत्रिका हार्ड न्यूज़। और उसमें कई से लोग जुड़े, काफ़ी खबरें करने का बड़ा। पर मुझे एहसास हुआ कि मैं पत्रकार होने की वजह से वो उसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी थी मार्केटिंग, कि वो मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पाता था। और उसकी वजह से, क्योंकि पत्रकार होने की वजह से एक ऐसी तबीयत हो जाती है कि किसी के सामने कटोरा नहीं फैलाना, किसी का वो नहीं करना। वो उम्मीद करते हैं कि खबर की जो अहमियत है वो लोग अब खुद समझेंगे, उसको समझेंगे कि आप ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। तो इस वजह से मैं उसमें काफ़ी हद तक मुझे उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और 2019 और 20 के आसपास मैंने वो हार्ड कॉपी अपना बंद कर दिया और ऑनलाइन एडिशन, क्योंकि उसमें बेचना का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो मैं उसमें आजकल ऑनलाइन एडिशन करता हूँ। मेरे साथ है ना पार्टनरशिप थी, क्या नाम है, ले मोंड डिप्लोमेटिक का एक फ्रेंच पे एक वो है पेपर, लेफ्ट विंग पेपर है। मैं 7 महीने में एक दफ़ा निकलता है। मेरी जो हार्ड न्यूज़ थी वो भी महीने में एक बार निकलती थी। और उसको जितना भी लिखते थे हम, अपलोड तो वेबसाइट पर रोज़ करते थे, परंतु पत्रिका हार्ड कॉपी 1 महीने में निकला करती थी उसका। इस वजह से जो हमारी पार्टनरशिप थी इनके साथ, ले मोंड डिप्लोमेटिक के साथ, वो नेचुरल थी। वो भी थे, हम उनके दोनों में कंटेंट शेयरिंग हुआ करता था। तो ये रही हमारी हार्ड न्यूज़ की बात। काफ़ी उसमें मेहनत करी। अभी भी ख्वाहिश तो ये होती है कि फिर से एक डेली अखबार की शक्ल में निकाला जाए, परंतु साधन की कमी की वजह से क्योंकि अब जितना भी पत्रकारिता है वो अपने आप में बहुत महंगी होती है जा रही है। ख़ास के उसकी मार्केटिंग, उसमें जो टेक्नोलॉजी जो उसकी एम्बेड होती है, उस अपने आप में बहुत ज़्यादा लगती बहुत सस्ती है, परंतु है बहुत महंगी।
तो इस वजह से उसको अकेले कहने में तक एडिटर कम प्रोप्राइटर होने की वजह से काफ़ी समस्याएं होती हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करें, क्रेडिबिलिटी भी बना के रखें, क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो पत्रकारिता में होती है वो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। अगर आपकी लेखन में कोई विश्वसनीयता नहीं है तो आपको कई सारी समस्याएं घेर सकती हैं। और कई सारे अखबारों का जो पतन हुआ, मैगजीन्स का जो पतन हुआ, क्योंकि दे कुड नॉट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। अभी मेरे को एक और क्वेश्चन अभी बीच में ऐसे ही याद आ गया कि जो सब्सक्रिप्शन मॉडल को लेकर आप क्या समझते हैं, मतलब सोच रहे हैं मैगजीन है या जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है, कई ऑनलाइन पोर्टल सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या मानना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फ्री बढ़ाना चाहिए, कैसे? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है पब्लिकेशन के साथ वो ये है कि आप किस तरीके से वायबल हो, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास। तो लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह के थ्रू करते हैं, इवेंट्स करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और तीसरी बात ये होती है कि लोग आपको बाध्य करें कि लोग खरीदें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे विल ऑल बॉइल्स डाउन टू नंबर्स कि आप है ना कितना बेच पा रहे हैं। और बेचने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप में कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बेच पा रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल हैव टू रीड द मैगजीन टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू राइट, एंड इन द इवेंट इफ यू डोंट आर नॉट एबल टू फाइंड दैट काइंड ऑफ बैलेंस, यू सफ़र इन द प्रोसेस। तो ये कई सारे चैलेंजेस हैं। तो सब्सक्रिप्शन का एक है, लोग आप पे वॉल लगाते हैं, जैसे कि लोग अगर ना कंटेंट तक ना पहुंच पाए, खासकर जो उनके हिसाब से अच्छी खबरें, पे वॉल लगाते हैं जिससे कि पैसा दे के लोग खरीदें। कई लोगों ने इसका करा है, परंतु कंटेंट इतना इफ़रात में मिल रहा है, इतना ज़्यादा मिल रहा है इंटरनेट पे कि आपने कहीं पे वॉल लगाया और आप है ना लॉयल्टी नहीं अर्न कर पाए अपने रीडर का, तो वो कहीं और से ले आएगा, वही खबर कहीं और से ले आएगा। तो इसलिए आपको जो खबरें करनी पड़ेंगी, जो लेख लिखने पड़ेंगे, जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो आप में अनूठी होनी चाहिए। इट शुड बी एब्सोल्युटली यू कैन से यूनिक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वाइज, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू राइट, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू प्रेजेंट इट, तभी आपके पास लोग भाग आएंगे। जैसे सबसे पहले जो अटेम्प्ट करा था वो एक अमेरिका की मैगजीन न्यूयॉर्कर ने ऐप बनाया, उसके बाद उन्होंने ये करा और कोशिश करी कि वो ऐप के माध्यम से ही उन्होंने सबसे पहले पैसा कमाया, इसलिए तो उनका काफ़ी कंटेंट फ्री रहता है, पर उनके पास जो आर्काइव्स हैं वो उस पर पैसा लगता है। तो उससे देखा देखी और लोग भी करने लगे, पर ये कठिन खेल है, इसमें सब हर तरह लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या किस तरीके से हमको फ़ायदा हुआ। आज का सबसे बड़ा खतरा वो मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह से। पत्रकार की अहमियत वैसे भी ख़त्म हो गई, ना सब एडिटर की ज़रूरत है, ना प्रूफ रीडर की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। चैट जीपीटी सब चीज़ पे काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और अगर कंटेंट अगर यूनिक नहीं है तो पत्रकार भी बेसिकली रिडंडेंट हो जाता है। चैट जीपीटी की जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी को क्या मतलब आप चुनौती मान रहे हैं या अवसर मान रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अवसर है, कुछ कहते हैं चुनौती है, आपका इस बारे में क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि चैट जीपीटी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको अपना स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर स्किल इंप्रूव नहीं कर पाए, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो आपकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। लोगों, खास के हिंदुस्तान जैसी जगह में उसको समझ, यहाँ पर लोगों को नौकरी बचाने में बड़ी समस्या होगी। जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, दे विल नॉट बी टू कीन टू हैव पीपल, दे विल लार्जली गो फॉर सॉफ्टवेयर ऐप एप्लीकेशंस दैट विल ड्राइव पीपल आउट। लेकिन इसके साथ फेक न्यूज़ का खतरा भी तो बढ़ रहा है ना, डीप फेक आदमी के वीडियो बिल्कुल एज इट इज आ जाते हैं, बाद में उसको खंडन करना पड़ता है, यार ये तो मेरा वीडियो नहीं है, ये तो मेरा फेक वीडियो है। तो ये सब चीज़ें तो आई थिंक चैट जीपीटी और उसके साथ जो ऐप्स वगैरह आ रहे हैं वो फेक न्यूज़ वगैरह को एड्रेस कर रहा है मामला। वो बेसिकली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, दिस इज अ फिनोमेना बिफोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केम इनटू पिक्चर। Although there are many shortcomings and many misgivings about ChatGPT and other Perplexity and other forms, but there is a built-in application which prevents you sliding of fake news into the regular platforms. अभी मैं एक शॉपिंग वाला भी देख रहा था, अपना जो ओपन एआई ने एक शॉपिंग का एक फीचर निकाला है, चैट जीपीटी शॉपिंग एआई। उसमें आप जो भी आपको खरीदना है उसको आप बताएंगे कि हमें ये चाहिए, 4 साल की भतीजी के लिए हमें एक फ्रॉक चाहिए, बर्थडे के लिए चाहिए, तो आपको वो बताएगा। तो इससे तो और भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खतरे होंगे या फ़ायदा ये मिलेगा लोगों को। मुझे लगता है कि ना इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, परंतु सबसे अहम चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि पत्रकार को और पत्रकारिता से जुड़े लोगों को अपना जो स्किल सेट है बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा।
नहीं तो ऐसी समस्याएं होंगी जो कि अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में हुआ। डॉन अखबार के अंदर उन्होंने क्या करा कि एक सवाल पूछा और उस सवाल पे आधारित जो आंसर था, तो सवाल भी छाप दिया और आंसर भी छाप दिया और उस पर बिना दिमाग लगाए हुए। तो उसका मतलब कि वहाँ पे लोगों को इस बात की सबको हैरानी हो रही कि हुआ कैसे ये है। हुआ इस वजह से कि लोगों को अच्छे बुरे के बीच में भेद करना भी है ना, शायद मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं है, तो आप है ना ऐसी गलती करेंगे। डिपेंडेंसी उस पर ज़्यादा बढ़ गई है ना, तुरंत वो क्या मैं इसका लेआउट भी तैयार कर दूँ, वो भी छपा था ना अभी जो डॉन में 3-4 दिन पहले भी छपा था कि क्या मैं इसका लेआउट भी एज इट इज़ तैयार कर सकता हूँ, आप मेरे को बताएं। तो हमने भी वो खबर की थी। हाँ हाँ जी। तो सर अभी मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आप एडिटर्स गिल्ड के आप बता रहे हैं पहले से जुड़े रहे थे, जनरल सेक्रेटरी वगैरह, अब आप इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो उस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? क्या आपका अनुभव है? क्या प्लानिंग है कुछ? देखिए, मैं इस समय काफ़ी मंथन और चिंतन में लगा हूँ। जितने भी हमारे क्लब के, हमारे गिल्ड के मेंबर्स हैं, करीब 191 मेंबर्स हैं। हमारी पहली तो कोशिश है कि उनकी संख्या और बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ हद तक जो जैसे भी एक्सप्लोजन ऑफ मीडिया, हर तरीके के मीडिया आ गए। अब पहले तो सिर्फ पत्रकारिता से जुड़े जो लोग थे वो थे, इसके अंदर प्रिंट जर्नलिज्म में हुआ करते थे, पहले सिर्फ अखबार में हुआ करते थे, फिर मैगज़ीन में होते थे, फिर और चीज़ों में जुड़े, फिर और वेबसाइट के बाद अब और चीज़ों में आ गए हैं लोग। यूट्यूब वीडियोस, परफॉर्मेंस हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, क्या क्या हो गए। तो एक चैलेंज होगा कि किसको रखा जाए, किसको ना रखा जाए। तो हमारा आज मैंने अभी मीटिंग बुलाई है, एक हमारे जो कमेटी के हेड हैं वो आके हमको बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इसका दिशा निर्धारण कैसे कर रहे हैं। तो हम नंबर बढ़ाना चाहते हैं। हम ये जो काफ़ी समय से हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि ये संस्था है दिल्ली तक केंद्रित है, परंतु ये बात हम खंडन करना चाहते हैं इस बात का, और अपने काम के माध्यम से ज़्यादा करेंगे। सदस्यों की संख्या मतलब बढ़ाना चाहते हैं इसमें ना? हम इसका जो प्रसार है, हम इसकी जो रीच है बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे कई सारे इवेंट्स हम चाहते हैं कि दिल्ली से बाहर हों, और हमारी जो गिल्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका भी मानना यह है कि धीमे धीमे इसको और जगहों पर ले जाएँ। जैसे हमारे पास एक मेजर इवेंट होता है, उसका नाम है राजेंद्र माथुर मेमोरियल लेक्चर। तो राजेंद्र माथुर तो इंदौर के निवासी थे और काफ़ी प्रतिष्ठित हिंदी के पत्रकार थे, और परंतु यहाँ पर दिल्ली में होता है क्योंकि नवभारत टाइम्स से भी जुड़े हुए थे वो। दिल्ली में एक उनकी उनके नाम से स्पीच वगैरह होती है। तो हमें लगता है दिल्ली में बहुत चीज़ें हो रही हैं। ऐसी बात नहीं कि दिल्ली में लोग ज़रूरत महसूस नहीं करते, परंतु दिल्ली में ओवरकिल हो रहा है, जितने इवेंट्स हो रहे हैं। तो चाहते हैं कि ऐसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में ले जाएं, भोपाल ले जाएं, पटना ले जाएं, लखनऊ ले जाएं, कहीं और ले जाएं, जहाँ जिससे कि लोग बाग गिल्ड से जुड़ें, जो हमारी सोच है मीडिया फ्रीडम के बारे में उससे इत्तेफाक करें, हमारे साथ जुड़ें, संघर्ष करें। ये सब तमाम चीज़ें हैं। हम जैसे मीडिया फ्रीडम की बात करें तो मीडिया फ्रीडम पर लेकर आजकल तमाम बात होती है कि सब कोई कहता है जी स्वतंत्रता और मिलनी चाहिए, कोई कहता है जी मीडिया बहुत स्वतंत्र है, ये ओवर हो रहा है। तो उस बारे में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर आप क्या मानते हैं, और इसमें क्या आपको लगते हैं क्या चुनौतियाँ हैं, या मिलनी और ज़्यादा मिलनी चाहिए, या इस पर लगाम होनी चाहिए? मेरे ख्याल से मीडिया अपने आप में एक क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये क्राइसिस सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, हर जगह पे उसके अलग अलग उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो जैसे ये है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है। दूसरा ये कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है दुनिया भर में वो अलग अलग शक्ल ले रहा है। चाहे आप अमेरिका में देख लीजिए, आप अगर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनकी सोच कुछ और है, वो है ना मीडिया के बारे में कुछ और कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी अगर आप चाय लेके आए हो, कब लाया वो? मैं बोलता हूँ मिल जाइए। पानी चाहिए? पानी तो शायद उसमें था। पानी का ही तो ला रहा होगा, अभी ला रहा होगा, अभी शायद तैयार कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज रहा है कि जैसे कल प्रधानमंत्री संसद का संविधान दिवस मना रहे थे, तो ये बहुत ही हर्ष की बात है कि उन्होंने संविधान के बारे में बात करी और एक चेतना फैलाई संविधान के बारे में, परंतु वो हरदम कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे थे। आम आदमी का कर्तव्य, उसके अधिकारों के बारे में कम बात कर रहे थे। तो पत्रकारिता कुछ हद तक है ना
जो कर्तव्य के बारे में तो बात करती है, पर अधिकारों के बारे में ज़्यादा बात करती है कि सिटीज़न की राइट क्या है, उसी राइट में कहाँ उल्लंघन हो रहा है और किस तरीके से कर रही है। वो चाहती है कि किसी तरीके से जो लोग जुड़े हैं सरकार से, जो कितने तमाम लोग हैं, उन सबको अकाउंटेबल बनाएं, जिससे कि इस नागरिक को उसका कुछ हद तक फ़ायदा मिले। और अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का जो पूरा फ्रीडम मूवमेंट है वो पत्रकारिता और पत्रों से जुड़े हुए लोगों का, चाहे नेहरू थे उनके पास भी नेशनल हेराल्ड था, गांधी के पास यंग इंडियन था, लीडर हो गया, कितने अखबार देखे, सब लोग जो जुड़े हुए थे, पर जो भी उनके दिमाग में आता था एडिटोरियल लिखा करते थे, पत्रकारिता करते थे, सब चीज़। तो एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है पत्रकारिता हिंदुस्तान के फ्रीडम मूवमेंट का। और ये जो राजनीतिक चेतना रही है हमारी पूरी पॉलिटिक्स को गवर्न करा उसने, उसको एक उसकी जो मन स्थिति बनाने में तय कुछ मदद करी है। हम चाहते हैं कि उसी तरीके की जो सोच है, जो कि हमें लगता है कि धन्यवाद, चीनी नहीं पड़ी है, कोई चीनी कम है, नहीं लाया है, देखिए आपके लिए। नहीं बिल्कुल नहीं सर। उसको पता था कि आप आएंगे। तो एक राजनीतिक विचारधारा, वैचारिक मतभेद है जो कि काफ़ी समय से जो सत्ता में है और जो अखबार है उसके बीच में दिखाई पड़ता है। पर मेरा मानना एक और भी चीज़ है कि हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क के अंदर मीडिया फ्रीडम सरकार की मदद के बिना नहीं हो सकती। अगर सरकार चाहेगी तभी हो पाएगी। तो लोकतंत्र में ये संभव है कि दोनों एक साथ चलें और आज़ादी के साथ चलें, परंतु समस्या आती है जब है ना सोच अलग अलग दिशा में होती। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं, बातचीत करें, सरकार से बात करें, सरकार की मदद लें, जैसे कि हम इसको और कहने मतलब कि मीडिया की जो सेहत है उस पर कोई इजाफा कर सकें, कुछ है ना उसको बेहतर बना सकें। तो जैसे अभी इनिशियली आपने कोई ऐसा ब्लूप्रिंट बना हुआ, जैसे होता है क्या है कि अभी कोई पत्रकार के खिलाफ कहीं कोई घटना होती है तो एडिटर्स गिल्ड उसकी तुरंत निंदा करता है, या मान लीजिए कोई सरकारी कुछ इस तरह आता है कि साहब एडिटर्स गिल्ड ने वहाँ पे पत्रकार के साथ मारपीट हुई है, एडिटर्स गिल्ड निंदा करता है जो भी है, तो उसको और आगे क्या कर सकता है, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट बनाया होगा, सरकार से मिलेंगे? मैंने बताया कि मैं अभी 2-3 दिन पहले तो एडिटर गिल्ड का बना हूँ और मंडे को पूरी तरीके फॉर्मली टेक ओवर करूँगा। तो अभी मैं सब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। हमें पता है कि समस्याएं बहुत हैं, बहुत उम्मीद भी कर रहे हैं लोग, खास के हमारा जो चुनाव हुआ निर्विरोध अनअपोज्ड हुआ, इस वजह से और भी उम्मीदें हैं कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। और यही नहीं कि सिर्फ ना पत्रकार समूह से हमारे पास मैसेज आए हैं, और भी कई संस्थाओं से मैसेज आए हैं जो लोग हमको हिम्मत अफजाई कर रहे हैं कि आप कठिन समय बने तो आप है ना कृपया करके मजबूत रहिए, सरकार से लड़ना। हम सरकार से नहीं लड़ना चाहते, कोई कोशिश भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार की मदद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप ही को नुकसान होगा। सर बट MIB से जैसे आप अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो आपके फर्दर टॉप 3 क्या आस्क्स रहेंगे फॉर द रिवाइवल ऑफ मैगजीन्स MIB के मिनिस्टर से? You know, the fact of the matter is the taste of people are rapidly changing. There are so many outlets through which people can get whatever they're looking for. I mean, if you look at it, even TV channels are facing a major challenge. The ones which are satellite TV channels, they are the ones who are chasing terrestrial channels. Huh? So, as the tastes of people are changing, it becomes very difficult to sustain a certain format of a product. Yeah. So magazines are going through a very bad time at the moment. I don't know whether they'll be able to sell, because the concentration of people in reading a magazine is less, and the content, as I said, is very easily available everywhere. So there is no desire to get anything more than that. एक आपकी जो अभी मैगजीन में देख रहा था, बैड मनी बैड पॉलिटिक्स, किताब है मेरी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने किताब लिखी थी जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या तो है? बैड मनी बैड पॉलिटिक्स 1996 में एक जैन हवाला स्कैंडल हुआ था, इसका मैंने जिक्र किया था। मैंने इस ब्रेक करी थी स्टोरी, सरकार गिरी थी उसके बाद। तो उसके बाद ये किताब लिखी। किताब में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उसके पीछे क्या सोच थी, क्या षड्यंत्र कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसके ऊपर मैंने छोटी सी किताब लिखी जो काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी चर्चित रही, और मेरे ख्याल से उस समय तो बेस्ट सेलर भी
डिक्लेयर करी गई थी उस ज़माने में। अभी कोई कुछ इस तरह का किताब या कुछ इस तरह का लिखने का सोच रहे हैं? मैंने छोटी मोटी ना कुछ किताब तो नहीं लिखी है अभी, पर मैं किताब पे काम कर रहा था। जी। कुछ हिंदुस्तान की कुछ ऐसी फेजेस हैं जो जिसमें कई सारे इवेंट्स हुए जो कि अपने आप में जिन्होंने देश को बदला, उनके ऊपर कुछ काम कर रहा था। संभवतः 1 आध साल के अंदर बन जाएगी। कोई जो अभी मीडिया में सर, अभी जो नए जो बच्चे आ रहे हैं, नए जो आ गए हैं या अभी नए, तो उनके लिए कुछ खास मैसेज आज के माहौल को देखते हुए, क्योंकि पत्रकार सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि वो लोग मेहनत और करें। अगर पत्रकारिता में रहना चाहते हैं तो एक तो पढ़ें। पढ़ने की जो आदत है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई कुछ नहीं पढ़ता है। लोग आज सोचते हैं कि ज़रा सा लोगों से बात करेंगे, किसी तरीके से खबरों में या कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पब्लिसिटी, इन्फ्लुएंसर बनने की ख्वाहिश ज़्यादा है आज की तारीख में बनस्पत किसी और चीज़ की। तो वो उसमें एक बड़ा शॉर्ट लिव्ड ना उनकी लाइफ होती है। मैंने भी 1 आध दफ़ा में लोगों से, जवान यंग लोगों से मिला तो मैंने पूछा कि एम्बिशन क्या है, तो उन्होंने कहा वी वांट टू बी इन्फ्लुएंसर्स। तो पत्रकारिता में अगर ऐसी सोच के लोग अगर आ रहे हैं तो पत्रकारिता के लिए ठीक नहीं। पर मैं चाहूँगा कि लोग जो पत्रकारिता में हों तो पढ़ें काफ़ी। दूसरी बात, उनको चेतना होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करने की क्षमता रखनी चाहिए, तभी कुछ ना कुछ है ना अपना प्रभाव डाल सकेंगे समाज में। एक और छोटा सा क्वेश्चन है ना, जो अभी पहले मुझे वही पूछना था। जैसे हम एडिटर्स और न्यूज़ रूम पर बात चल रही है कि तमाम तरह का प्रेशर है, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल प्रेशर है या उनके संस्थान का है या बिजनेस मॉडल है कि बिजनेस मॉडल की वजह से हमने वो खबर चलानी है या वो नहीं चलानी है, या पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, एडिटर्स पे रहता ही है कि यार इस खबर को रोक दो, इसको नहीं चलाओ। तो इन दबावों को कम करने के लिए आपकी ये संस्था क्या कर सकती है, आपका काम? देखिए ना, ये कहना करना बहुत मुश्किल है। ये जो प्रेशर होता है न्यूज़ रूम के ऊपर, उसको वार्ड ऑफ करना बहुत मुश्किल है। पर एक अगर मार्केट में कंपटीशन हो और अगर एडिटर को लगे कि अगर वो नहीं करेगा तो उसके जो प्रतिद्वंदी अखबार है या उसकी पत्रिका है या टीवी चैनल ज़्यादा अच्छा करेगा, तो उनको इस बात की समस्या हो सकती है कि ना ये पूरी तरीके से साइड लाइन। हम कह रहे हमारी नज़रों के सामने कुछ दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि NDTV आज की तारीख में अडानी के बारे में नहीं लिखता क्योंकि उनको ओन करता है, पर और चैनल अगर चाहें तो लिख सकते हैं उसके बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। पर कई सारी चीज़ें कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। और उस वाले माहौल के अंदर पत्रकारिता ही सबसे ज़्यादा क्षति होती है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी और गिरती है। क्योंकि जो पाठक है या देखने वाला है उसको पता है कि ऐसी सब खबरें हो रही हैं और छप नहीं रहा है, तो उसके दिमाग के अंदर एक शक हो जाता है कि ये लोग सब दबाव में आ रहे हैं, लोग ना वो नहीं बातें लिख रहे हैं जो कि उनको लिखनी चाहिए। बट सर, काउंटर क्वेश्चन इसका वो है कि आज की डेट में अगर हम देखें, सब मीडिया हाउसेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस टाइकून के ग्रुप से ओन होते हैं, राइट? वायाकॉम हो गया रिलायंस से, NDTV हो गया अडानी से। इस सिचुएशन में उनके लिए इंडिपेंडेंट रहना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजनेस टाइकून से कनेक्टेड है, उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बिजनेस ग्रुप से कनेक्टेड है। तो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस का इस टाइम पे कितना ज़रूरी है होना, और अगर वो किसी बिजनेस ग्रुप से ओन है? तो इसके बारे में मैंने काफ़ी मंथन किया है कि आई entirely agree कि it's very difficult to be independent in an environment where every media house is linked to some business house or the other. Then I figured out how do you do it, because you can't stand up to competition, you can't do anything. So in India you have the example of Times of India, which is doing all right. You have Indian Express, which is doing, but are they truly independent, or are they controlled by some media house primarily because they can have the Adanis or Ambanis control whatever appears? Ideally they should be big enough to withstand, but they are not able to do it. So the belief that has begun to gain ground is that political parties should also have newspapers. They are the only ones that can stand up because they have large following, they have access to funds and everything. So there are experimentations which are taking place in different parts of the world where such things are being done to see that how they can manage. But it's a constant challenge. You're facing it, you do it a certain way, then you find that it's not working, you move, because at the end of the day, the survival of business is very important. Survival of the product is very important. If you can't do it, then you are suffering. Correct. Makes sense. Beyond this, आपको अगर आज की डेट में अपना हार्ड न्यूज़ बिजनेस मॉडल
चेंज करना हो विद चेंजिंग टाइम्स, जैसे आपने कहा कि काफ़ी कंज्यूमर बिहेवियरल चेंजेस आ गए, तो आपको क्या 2-3 स्टेप्स लेंगे जिससे वो आज की डेट में और ज़्यादा रेलेवेंट एंड फॉरवर्ड हो जाए? It's a very relevant question. It's very relevant to me, but I'm still struggling. Still trying to find out which is the best, cut for me that will help me revive publication in a certain direction. Ideally, I would like to have a daily newspaper, Yeah. but that is very expensive. Very Yeah. expensive to run a paper. True. Because the news is very ephemeral. It doesn't last more than few hours. Like for instance, if you go now to a YouTube channel and see, put out any topic that you want to watch, and you find different variations which are coming. Correct. So you have to figure out how credible you want to be. If you want to be credible, then you have to, climb the ladder in some ways and get into an area where you're competing with, say for example, DW or Time Magazine or Yeah. something. Correct. And that takes a lot of effort. You need to have reporters on the ground. You need to have editorial writers who are very good. Or if you are running a TV channel, that you need to have anchors who have their own visibility. Long years ago, there was this paper which was a website started called Intercept. Okay. And it was started by a chap called Jeff Bezos, who was the owner of Amazon. Okay. Yeah. So he made it mandatory. He said, I'll only employ people who have more than 1 million followers on Twitter. So every reporter per se had to build up his own equity in some ways so that he could have followers independent of the publication where he was working from. He had to bring it from his past. Hmm. So he said, if I can collect about 8 or 10 of them, then I can revive the fortune. लेकिन घूम फिर के सर फिर उनको इन्फ्लुएंसर भी बनना पड़ेगा उसके Yeah, you लिए। have to be in it. It's a Yeah, dog eat dog kind of thing. Yes, true. ठीक है, मुझे लगता है बस और कुछ है बाकी तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि इन द पास्ट ईयर प्रिंट मीडिया के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया, DAVP एड रेट्स अभी रिसेंटली हाइक किए गए, न्यूज़ प्रिंट प्राइसेस भी उन्होंने कहा था कि कोशिश करेंगे सप्लाई बेटर करें ताकि कॉस्ट लो आ जाए फॉर द पेपर्स। फॉर मैगजीन्स आपका क्या गोल है? व्हाट आर द टॉप 3 प्रायोरिटीज कि ये चीज़ों से हमारा मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन वो बेटर हो सकता है, एंड क्या आप इसको फॉरवर्ड कैसे लेके जाएंगे? I mean, fundamentally, magazine has to go through a certain growth gradient in the sense that you need to go to a certain level where you start getting ads. Mhm. And that's very difficult to reach because, first of all, either you have to tell lies so that you show your numbers, which many people do, but it's not something that makes you feel nice about. Secondly, you need to have a reach. Marketing is a major issue. Hmm. Ideally, it can only work if you're working on all platforms. Hmm. The government may have brought down the newsprint prices, they may have brought down certain things, given some kind of privileges, but if you do it on your own and do it in one direction, it's not going to work. It has to be in every direction, everywhere. So what is happening there? I mean, people think digital is cheap. It's not cheap at all. It's very expensive. Yeah. And every publication which has done well is got, I think, serious real estate and the web area also. इन दिस मैटर मेरे को ऐसा लगता है कि सर सदर्न पब्लिकेशंस काफ़ी अच्छा कंपैरेटिवली परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे हम देखते हैं कि नेशनल डेलीज का भी इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा है जितना सदर्न रीजनल पब्लिकेशंस का रहा है। व्हेन आई स्पीक अबाउट मलयालम मनोरमा, मातृभूमि, दीनामिलान, They're very established groups. एग्जैक्टली। सो ऐसा क्या ये कर रहे हैं कि नेशनल डेलीज भी उतना प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम पे नहीं कर पा रहे? व्हाट इज द रीजन ऑफ द गैप? I mean, there's a difference between North and South. They have more leadership. They have more people actually pining to read something or the other. Besides, they are owned by groups which are very wealthy and they can do many things that the North Indian newspapers are not able to do. But even North Indian newspapers are doing very well. You look at Dainik Jagran, you look at Individually, yes, of course. Dainik Bhaskar ke Dainik Bhaskar, Punjab yes. Kesari, you just named a few. And similarly, you also look at the English papers coming out from North. They're all doing very well. I think media is going through a period of boom. I don't know what their people are reading or not, but they managed to get a great amount of advertisements. At least Basically, Hindi comparatively daily is- papers do very well. I don't know about the magazines. Magazines do good. I think in the southern part of India they still do very better. हाँ, comparatively yes. Yeah.
करेक्ट। जूनियर मैगजीन्स का तो बैकअटन। मार्केट बहुत अच्छा अभी बता रहे हैं। आईएमए के जो देखो ना, आईएमए के जो मैगजीन एसोसिएशन होता है हर साल, उस पर बताते हैं मैगजीन इंक्रीजिंगली और लोग पढ़ रहे हैं लगातार, हाँ वो भी बढ़ रहे हैं। और जैसे मैं अभी एक जगह कहीं पढ़ रहा था, अभी कोई बता रहा था कि जो इन्फ्लुएंसर की बात चल रही है ना, कभी किसी चैनल के उतने व्यूज़ नहीं है जितने इंडिपेंडेंट अगर वही कर रहा है एंकर, उसके इतने ज़बरदस्त मिलियंस में व्यूज़ हैं। और अगर वो वही एंकर अगर वहाँ पे चैनल पे काम कर रहा है क्रेडिबिलिटी OTT पे ना, सॉरी इस पे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे, और कह रहे कि उसके व्यूज़ उतने आ ही नहीं रहे हैं चैनल के, और जबकि वही एंकर अगर अपने प्लेटफॉर्म पर अगर कुछ कर रहा है तो उसके लाखों में मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो इसमें देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैक ऑफ you can say truth on the part of YouTube. They have apologized once in the past, where they said that they were driving readers towards YouTube channel away from hard copy, and they said that we were telling lies, showing that there is more traction which is available on YouTube rather than on the hard copy publication. So many journalists left hard copy publication and joined YouTube channel. And they apologize later on. So something or the other they keep on doing. They have something called the search engine optimization that changes, that drives many things in us. Yeah. जैसे अभी हमने बहुत सारी बातें की और एक बहुत सारी आपने प्रायोरिटीज़ 2-3 बताई। एक अगर बड़ी प्रायोरिटी जो आपने सोचा हो कि मैं अगर एडिटर्स गिल्ड का प्रेसिडेंट बन गया तो मैं ये चेंज करूँगा जब आप नॉमिनेशन भर रहे होंगे, कुछ मतलब एक बड़ा जो आपने सोचा हो यार, बोले यार इसमें अच्छा कुछ नहीं, मतलब ये नहीं हो रहा है यार, मैं बन गया तो मैं इसमें ये चेंज करूँगा, एक बड़ा जो आप मुद्दा ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ, और इसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। उसमें ये होता है कि अगर मैं चला भी जाऊँ तब भी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी भी चला लेगी। तो मैं ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि मैं जो भी कुछ करूँगा वो अपने बूते पे करूँगा, और जो भी चीज़ करूँगा उनसे सलाह लेके करूँगा, क्योंकि सब उसमें पुराने एडिटर्स हैं, TN नायनन्स, राजीव सरदेसाई, माधव नलपत, कई सारे लोग हैं जो कि प्रतिष्ठित हैं। उनको तो क्या बड़ा बदलाव करने की आपने सोचा? मतलब ठीक है, सबसे मिलके करेंगे हम। अभी करेंगे, बताएंगे उसके बारे में। क्योंकि मेरे पास, मैंने जब पिछले दौर में जब था तो कई जगह पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तौर पे मैं गया भी था। जैसे त्रिपुरा गया, मणिपुर गया तो मेरे खिलाफ उन लोगों ने वो फाइल कर दिया था, केस फाइल कर दिया था। बड़ी मुश्किल से हम लोग काफ़ी संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम लोग बच पाए। हमारे साथ 4 पत्रकार थे जो कि साथ गए थे। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ जो कि कॉन्ट्रडिक्ट्स, ठीक है, क्योंकि मणिपुर का एक केस अभी जिंदा है जी, अभी चल रहा है वो। ठीक है, वो तो फिर हम समझते हैं इट्स नॉट द राइट वे टू स्पीक अबाउट इट। हाँ, तो ये भी नहीं। और दूसरी बात है ना, कोई क्रांतिकारी बनने की ख्वाहिश है नहीं जी, कि वैसी चीज़ कर दूंगा कि हम लोग भी कुछ ऐसा मतलब नहीं। आपकी बात सही है, पर मैं इस समय अपने इस बारे में विचार व्यक्त नहीं करना चाहता। जी जी जी। हाँ, फिर वो नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो इंटरव्यू प्लान करेंगे तो फिर हम और बहुत सारी बातें करेंगे। The last question I had, sir, was that हमने देखा कि FY 24-25 से FY 23-24 से FY 24-25 में प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग बजट एंड MIB के टुवर्ड्स जो गवर्नमेंट बजट एलोकेट करती है वो अबाउट 18 to 25% ड्रॉप किया है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली अपने फंड्स जो एलोकेशन देती है वो पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग को वो कम करे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द इंडस्ट्री, एंड why do you think that they did this? Why do you think that already एक इंडस्ट्री श्रिंक हो रही है और उन्होंने उसमें से और बजट निकाल लिया? तो how is this a logical step by the I am not in a position to respond to this because I have to study and do all that, which I haven't done till now. No worries, ठीक है, ठीक है। That's why I kept this question last. No, thanks for raising some. बाकी कुछ अगर और रह रहा हो, कुछ अगर आप कुछ कहना चाहें तो सर स्पेशल। I can always tell you on the